सब्सक्राइब कीजिए फिनसॉट प्रो को और बेल आइकन दबाइए फिनांस के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और फिनसॉट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइफ को सरवाइव करने के लिए हम लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता होती है। अब वो सोर्स ऑफ इनकम को हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं, ये हमारे ऊपर पे डिपेंड करता है। या तो हम लोगों को सर्विस करना पड़ता है या कोई बिजनेस करना पड़ता है। बिजनेस में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है जिसमें से हम लोगों को चूज करना पड़ता है कि किसके थ्रू हम लोग सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। अलग अलग सेक्टरों में एक सेक्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, और उसमें से भी स्पेशली हम लोग आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इससे हम लोग इनकम कैसे कर सकते हैं। तब क्या है कि सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट अपने किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी वेंडर को प्रोवाइड करते हैं। वेंडर या तो कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, या इंडिविजुअल भी हो सकता है। तब डिपार्टमेंट ये चाहती है कि उसके साथ जो भी वेंडर काम कर रही है वो उसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, या उसके अलावा या सरकार के किसी सब्सिडरी डिपार्टमेंट के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई और विभाग हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है उसके ऊपर भी। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे काम होता है, टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनमें सारे स्टेट में डिपार्टमेंट के थ्रू टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ टेंडर निकलता रहता है। टेंडर निकलने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसका निकलता रहता है। अब उस डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो वेंडर है, वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर अप्लाई करते हैं। वो टेंडर किस तरीके से डालते हैं, इन सब चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले तो ये समझ लेते हैं कि उस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने के लिए हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में हम लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, ब्लैक लिस्ट का एफिडेविट। ये ब्लैक लिस्ट का एफिडेविट आपका ये होता है कि उस डिपार्टमेंट में कभी किसी तरीके से कहीं ब्लैक लिस्ट तो ना हुआ है, जिसका यू एक एफिडेविट मांगता है। अगर कोई कंपनी है तो उसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सारा डिटेल, कोई फर्म है तो फर्म का सर्टिफिकेट, और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह दे करके हम लोग कर लेते हैं। और लगभग सभी डिपार्टमेंट का एक रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर फी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। किस लेवल बोलने का मतलब हो गया कि एक लिमिट दायरा पे किस अमाउंट का वो टेंडर वैल्यू अप्लाई कर सकता है। सपोज कीजिए 10 लाख रुपया तक कर सकता है, या 10 लाख से 50 लाख रुपये तक कर सकता है, या 50 लाख से 2.5 करोड़ तक का कर सकता है, या 2.5 करोड़ से ये आगे का कर सकता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग उन सबका अपना अपना रूल है। वो डिपेंड करता है कि उसके बाइलॉज पे क्या रूल दिया हुआ है उसके ऊपर पे। तो ये टेंडर किस डिस्ट्रिक्ट में कब आया, इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हमारा है वेबसाइट। जो हर लगभग सभी स्टेट का अलग अलग वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सर्च करोगे तो आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आज टेंडर है या अगले एक सप्ताह पे या 10 दिन में आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोकल न्यूज़पेपर से पता कर सकते हो कि लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा कि टेंडर आज इस डिस्ट्रिक्ट का निकला है या नहीं निकला है। उसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे टेंडर के लिए सर्विस प्रोवाइडर है, उन लोगों के थ्रू आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। टेंडर के बारे में पता चल गया, क्लोजिंग डेट पता चल गया, ओपनिंग डेट पता चल गया, किस दिन टेंडर खुलना है वो पता चल गया। आपके अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पेपर वगैरह आप सपोज करो कि बना लियो। अब इसके बाद टेंडर अप्लाई कैसे करेंगे। तो टेंडर अप्लाई करने के लिए लगभग 2-3 चीज़ों का बात आपको ध्यान पर रखना होगा। पहला कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पेपर वो अप टू डेट होना चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट वगैरह जो है, ये सारा चीज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको
लगभग सभी गवर्नमेंट के जो टेंडर निकलते हैं उनका एक पर्टिकुलर फ़ी होता है, जो कि टेंडर अप्लाई का एक फ़ीस होता है, वो फ़ीस आपको जमा करना होगा। वो अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपको वो फीस जो भी उनका एनआईटी होगा उस एनआईटी पे आपको मिल जाएगा। ईएमडी अमाउंट एक टोकन अमाउंट के जैसा समझ सकते हो, सिक्योरिटी अमाउंट के जैसा समझ सकते हो। सिक्योरिटी नहीं है, ये एक टोकन अमाउंट के जैसा है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं इसको। लगभग 2% के आसपास जो भी टेंडर का वैल्यू है उसका 2% का आपसे ये एक एज ए टोकन अमाउंट लेता है कि आप एक सीरियस बिडर हैं या नहीं है, उसको जानकारी के लिए। अगर आप वो जमा करते हैं तो ये डिपार्टमेंट समझती है कि वो आप एक सीरियस बिडर हो। तो 2% के आसपास ये ईएमडी का अमाउंट होता है। अगर ये टेंडर आपको मिल गया तो ये जब तक आप काम कर रहे हो तो वो उसको जमा करके रखता है, साथ में और भी कुछ 2-3% का आपका सिक्योरिटी लेता है। तो एक तो टेंडर का फीस हो गया, ईएमडी अमाउंट हो गया। ये ईएमडी अमाउंट का अलग अलग तरह का फॉर्मेट है। फॉर्मेट दैट मीन्स कि पैसा जमा करने का तरीका है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, बैंक गारंटी वगैरह हो गया। इन सब चीज़ों से के थ्रू ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी अमाउंट है, काम मिलने के बाद आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो ये तो हो गया आपको टेंडर अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो आप प्रॉपर कर ही लोगे। इन सब डॉक्यूमेंटेशन को आपको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करना होता है। जो भी आप पीडीएफ फाइल वगैरह बना रहे हो, अगर ऑनलाइन जमा कर रहे हो तो डिजिटल सिग्नेचर आप ऑनलाइन खुद से भी बना सकते हो, या आपके पास में कोई लोकल कंसल्टेंट या वेंडर वगैरह हैं तो उसके थ्रू भी आप ये डिजिटल सिग्नेचर बना लोगे तो आसानी से आपको 1000-1500 रुपये, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का ले रहे हो। ये मुद्रा वगैरह के ले लो या वी-साइन वगैरह के ले लो, बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ हैं जो आपको डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करके दे देती हैं। सारा डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर दिए, टेंडर बिड कर दिए। अब इस टेंडर बिडिंग पे आपको कैसे मिलेगा? तो सपोज करो कि आपका 4-5 लोग अगर जमा कर रहे हैं, टेंडर अप्लाई किए हुए हैं, सारे का डॉक्यूमेंटेशन सेम है, लेकिन उस टेंडर में रेट चार्ट कितना आप दे रहे हो। सपोज करो कि आप 2% कम में काम करना चाह रहे हो, 4% कम में काम करना चाह रहे हो, 10% कम में काम करना चाह रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने में कम से कम में काम करना चाह रहे हो। जिसका सबसे कम वैल्यू जो लिस्ट पे रहेगा उसको ये टेंडर मिल जाएगा। अगर सपोज करो कि 2 लोगों का सेम लेस अमाउंट है, मतलब वो रेट जो है 2 लोगों का सेम है, तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर पे डिपेंड करता है कि वो लॉटरी बेसिस पे उसको काम करवाते हैं या एक्सपीरियंस बेसिस पे काम करवाते हैं। मतलब जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको काम देते हैं, या लोकेलिटी के हिसाब से देते हैं, या लॉटरी के हिसाब से देते हैं। लॉटरी दैट मीन्स एक सहमति से आप लोगों को, जो दोनों हैं उन लोगों को सहमति से एक टॉस वगैरह करवा करके आपको काम मिल जाता है। तो ये टेंडर अप्लाई करने का एक तरीका हो गया कि टेंडर किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ये टेंडर भरने का एक तरीका हो गया जो कि एक सोर्स ऑफ बिजनेस का एक तरीका है। गवर्नमेंट जो भी काम निकालती है तो लगभग 10% के आसपास उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी होता है कि सारा काम करने के बाद जो भी वेंडर है उसको 10% के आसपास बच जाना चाहिए। इस तरीके से ये कम्प्लीटली एक एनआईटी बनाया हुआ रहता है, जो उसका बीओक्यू होता है उसमें वो सारा कैलकुलेशन होता है कि लगभग 10% के आसपास, ये डिपार्टमेंट के ऊपर पे डिपेंड करता है, लगभग 10% मोटा मोटी एक मान करके चलो कि उसको एक इनकम हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप छोटा छोटा टेक्निकल टर्म आप सुन रहे होंगे, बीओक्यू, एनआईटी या ईएमडी, सिक्योरिटी, ये छोटा छोटा टर्म्स जो है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटा जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं ये होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।